मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द वायर। मैं हूं अतुल होवाले। इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बारे में। जम्मू कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी थी। लगभग 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में मतदान होने जा रहा है। ये मतदान 3 चरणों में होगा। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, दूसरे चरण को 25 सितंबर को वोटिंग होगा और तीसरा और अंतिम चरण 1 अक्टूबर को होगा और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा होने के बाद श्रीनगर की बर्फीली पहाड़ियों और हरी भरी वादियों के बीच जम्मू कश्मीर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जो बदलाव यहाँ देखने को मिले हैं, वे इस चुनाव के नतीजों पर गहरा असर डाल सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता खत्म हो गई थी। आगे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ऐसे कहा था, लेकिन अभी तक वह उचित समय आया नहीं है। चुनाव की घोषणा होने के बाद लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे में राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM के नेताओं से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच समझौता सोमवार को तय हो गया। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। 5 सीटों पर दोनों दलों के बीच फ्रेंडली फाइट होगा, जबकि 2 सीटें CPIM और पैंथर्स पार्टी को दे दी गई है। Our priority in the Congress party and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it's the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिन्होंने राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव राज्य की विशेष स्वायत्तता का अंत और राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जाना ये था। इस बदलाव के बाद केंद्र सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की, लेकिन इन योजनाओं में जैसे सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति में सुधार और अन्य बुनियादी ढांचों का अभाव दिखा। लेकिन इन योजनाओं का ज़मीनी परिणाम अभी तक नज़र नहीं आ रहा। राज्य की अर्थव्यवस्था, खासकर पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों में मंदी है, बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घट गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई चुनौतियां बनी हुई है। द फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स जम्मू एंड कश्मीर की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि
अप्रैल 2015 और मार्च 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NSDP में 13.28% की वार्षिक वृद्धि हुई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का कर्ज बढ़कर 2022-23 में 1,12,797 करोड़ रुपए हो गया है। भाजपा के केंद्र में आने से एक दशक में जम्मू कश्मीर की देनदारियां 3 गुना ज्यादा हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक भाजपा केंद्र में है जम्मू कश्मीर के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। फोरम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच सभी उम्र के युवाओं में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 6.6% था, लेकिन इस अवधि में जम्मू कश्मीर में यह आंकड़ा 10.7% का था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आत्महत्या की दर 2020 में 2.10% प्रति 1 लाख से बढ़कर 2023-24 में 2.40 हो गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन सबसे बड़ी समस्या रही है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से सभी संचार नेटवर्क जैसे कि लैंडलाइन, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की पूरी तरह से सेवा बंद कर दी थी, लेकिन इसके बाद कुछ सेवाओं में धीरे सुधार किया और उनको बहाल कर दिया। मोबाइल 4G इंटरनेट 500 से अधिक दिनों तक फरवरी 2021 तक प्रभावी रूप से बंद रहा। इंटरनेट बंदी ने कश्मीर घाटी की व्यावसायिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पर्यटन उद्योग, जो कि राज्य का एक प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में से एक है, वो इंटरनेट ना होने से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ABP न्यूज़ के इस आर्टिकल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में इंटरनेट बंदी को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद गवर्नेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया था। लेकिन आप बस इमेजिन करके देखिए, एक दिन के लिए आपके मोबाइल से इंटरनेट बंद है, बाहरी दुनिया से आपका संपर्क कटा हुआ है, तो कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यह सिर्फ बोलने के अधिकार पर हमला नहीं, बल्कि कई अन्य रोजमर्रा की ज़रूरतों से देश के सामान्य नागरिकों को भी वंचित कर देता है। शिक्षा के क्षेत्र भी इस शटडाउन से प्रभावित हुए। इंटरनेट ना होने के कारण छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही जम्मू कश्मीर में शिक्षण संस्थान भी इंटरनेट ना होने से प्रभावित हुए थे। दैनिक भास्कर की इस खबर के अनुसार कश्मीर में इंटरनेट बंदी के कारण 5 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। साथ ही इंटरनेट ना होने के कारण कश्मीर में बिजनेस बंद थे। इसकी वजह से 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। जम्मू और कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, यानी 10 साल पहले। उस समय बीजेपी और PDP का गठबंधन था। इस गठबंधन ने 2014 में मिलकर सरकार बनाई थी। सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी PDP की महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन 2018 में PDP और BJP का गठबंधन टूट गया। भाजपा ने सोमवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन कुछ देर बाद ये लिस्ट वापस ली गई। बाद में भाजपा ने 15 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है, जो कि अभी एकमात्र लिस्ट है। याद रहे, कश्मीर को अपनी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों में गिनाने के बाद भी नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर से एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था। 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस साल में कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कश्मीर घाटी के तीनों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था। अगर जानकारों की माने तो 2019 के बाद कश्मीर की जनता में मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी के चलते भाजपा ने अपने उम्मीदवार कश्मीर में नहीं उतारे थे। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 साल बाद हो रहे चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता हासिल करने में कामयाब होती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।